हे दोस्तों, कैसा हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों यूपी आरओ एआरओ की एग्ज़ाम की दोस्तों डेट 22 दिसंबर 2024 डिक्लेयर कर दी गई है, जिसका एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को होना है। तो दोस्तों यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम दोस्तों पिछली बार 11 फरवरी 2024 को कैंसिल हो चुका था, तो उसकी तैयारी दोबारा करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टेली क्लासेस बाय राठौर सर के साथ दोस्तों जुड़ें। और आज के बाद दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स की जानकारी चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों यूपी आरओ एआरओ के जिसमें आपके 60 नंबर के दोस्तों सिर्फ हिंदी का पेपर आपका होना है, और आपके 140 नंबर की आपके इसमें जीके प्लस जीएस प्लस मैथमेटिक्स या ऑलराउंडर सारे सब्जेक्ट इसमें आने हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे भाई यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के साथ साथ आपको हर टॉपिक की जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट करें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड हर वीडियो चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा सकूं। सो हे दोस्तों, मैं आपके लिए यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 की टॉप हिंदी की 40 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल साबित होंगे। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की हिंदी परीक्षा में भी पूछे गए थे, जो कि हिंदी के सेशंस में भी आए थे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने आज की क्लास की और उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल किसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास 4 इसके विकल्प हैं। जो विकल्प हमारे पास इस प्रकार से हैं: कृतज्ञ, कठोर, निश्चित या मृदुल। तो जो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका मृदुल, कि मृदुल जो है आपके सवाल का सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि हमें सही लोकोक्ति का चयन करना है कि कौन सा जो लोकोक्ति यानी जो जन प्रचलित है। ना बाँस होगा ना बजेगी बाँसुरी, ना बाँस होगा ना बजेगी बाँसुरी। बी है ना बाँस होगा ना बजेगी बाँसुरी। सी है बाँस होगा ना बजेगी बाँसुरी। डी है ना बाँस होगा ना बजेगी बाँसुरी। तो दोस्तों इसमें कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, ना बाँस होगा ना बजेगी बाँसुरी। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा कि चरण कमल में समास है। जो चरण कमल है दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल के लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प आपके पास ये हैं। आपका पहला विकल्प है कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, चौथा विकल्प है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जो आपका कर्मधारय समास है वह आपका चरण कमल का बिल्कुल सही आंसर है, कि कमलों यहाँ पर कमलों की तुलना चरणों से की गई है। तो यहाँ पर ये कर्मों पर आधारित है, इसलिए कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। तो उसका आपका सही आंसर ये हो गया। फिर हम चलते हैं अपने 3rd नंबर के क्वेश्चन पर। आपका 4th नंबर के क्वेश्चन पर आपका 4th नंबर का दोस्तों प्रश्न ये रहा कि सुरेश शब्द का पर्यायवाची चयन कीजिए। यानी सुरेश शब्द का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा। आपको 4 विकल्प हैं। ए इंद्र हो जाएगा, बी महेश हो जाएगा, सी दिनकर हो जाएगा, या डी प्रभाकर हो जाएगा। तो भाइयों आपके चौथे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि जो सुरेश है, सुरेश हम अपने इंद्रदेव को हम सुरेश के नाम से जानते हैं, और इन सुरेश इंद्र ये आपके इंद्रदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा उनके कुछ और पर्यायवाची भी हैं जिनको हम आगे जानेंगे। तो हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर, और आपके 4th जो क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है वह आपके हो जाएगा इंद्र, कि सुरेश इंद्रदेव का पर्यायवाची है। अब चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। जो 5th हमारा क्वेश्चन है वह हो जाएगा कि अमीय शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए, कि जो अमीय है ये किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों जो अमीय है ये आपका किसका पर्यायवाची होता है। ये सुधा का पर्यायवाची होता है, ये आपके सुधा का पर्यायवाची होता है, आम का पर्यायवाची होता है, विष का पर्यायवाची होता है, या फिर मीठा का पर्यायवाची होता है। तो इस पर आप अपना आंसर लगाइए कि ये किसका पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों जो आपका अमीय है ये सुधा का पर्यायवाची होता है, और सुधा जो होता है दोस्तों, सुधा और अमीय ये दोनों अमृत के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं। ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। सुधा अमीय अमृत ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। और जो विष है ये अमीय का, या यूँ कहें कि अमृत का
ये विलोम हो जाएगा। आम क्योंकि मीठा होता है, ये इसका कोई भी ना पर्यायवाची है ना ये विलोम है, तो ये सारे इसके अलावा सुधा के अलावा ये सभी गलत हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कम खर्च करने वाला। जो कम खर्च करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो कम खर्च करने वाला होता है उसको हम मितव्ययी कहते हैं, अल्पव्ययी कहते हैं, कृपण कहते हैं या मसरण कहते हैं। तो दोस्तों जो कम खर्च करने वाला होता है उसको हम मसरण कहते हैं, उसको हम मसरण कहते हैं, जो कि कम खर्च करने वाला होता है। तो अब हम चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन पर। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय है? तो समुच्चयबोधक अव्यय किसमें है दोस्तों? समुच्चय मीन्स जो एक ग्रुप को डिफाइन करता है, जो जैसे कि जो लोग एक इकट्ठे अगर कोई काम करते हैं या इकट्ठे कहीं जाते हैं एक साथ, तो वह एक समुच्चय का कहलाता है। या कोई भी वाक्य अगर समुच्चय के रूप में अगर दिया हुआ है तो वह समुच्चयबोधक कहलाता है। तो आपके पास 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको 4 वाक्य आपके पास हैं कि हम खेलने जाते हैं। नंबर बी है मामा जी आ गए हैं। नंबर सी है कि तुम कहाँ गए थे। नंबर डी है अतुल पढ़ता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम खेलने जाते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें समुच्चयबोधक अव्यय है। तो अब हम चलते हैं अपने 8 नंबर के क्वेश्चन पर, जो आपके सामने ये रहा। दोस्तों 8 नंबर का सवाल है कि जो अभी घटित हो रहा है उसको क्या कहते हैं? जो अभी घटित हो रहा है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको पूर्ण भूतकाल कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे या फिर संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? जो अभी घटित हो रहा है और पूरी तरह से घटित नहीं हुआ है, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। तो आपके सवाल का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने 9 नंबर के सवाल पर और आपको दिखाते हैं कि 9 नंबर का सवाल आपका क्या है। तो दोस्तों 9 नंबर का सवाल है कि चांदपुर की चंदा नाटक के लेखक कौन है? चांदपुर की चंदा नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके विकल्प कौन कौन से हैं? धर्मवीर भारती, अतुल कुमार राय, दिनकर जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो जिनकी रचना है चांदपुर की चंदा, ये नाटक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके हैं अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय ने चांदपुर की चंदा नाम का एक नाटक लिखा है, जिसको हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं नोट डाउन में। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा के लिए 2023 का चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इनको किसके लिए दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संजीव जी की है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका बी हो जाएगा। हम चलते हैं अपने 11 नंबर के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अंग्रेजी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अंग्रेजी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसके लिए आपके पास 4 विकल्प ये रहे, नीलम शरण कौर को मिला, किरण देसाई को मिला, अरुंधति रॉय को मिला या विक्रम सेठ को मिला। तो दोस्तों ये आपका आंसर किसे मिला? इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नीलम शरण कौर। नीलम शरण कौर जो हैं दोस्तों, इनको अंग्रेजी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि पंजाबी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों पंजाबी भाषा के लिए बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, करमजीत कौर, बी नानक सिंह, सी स्वरणजीत सवी और डी अमृता प्रथम। तो दोस्तों इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्वरणजीत सवी जो है वो करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर सी, जिनको पंजाबी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के लिए आपके पास 4 विकल्प आपके ये रहे, अज्ञेय जी, रसखान, विशाखा दत्त और श्रीलाल शुक्ल। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है वो आपके विशाखा दत्त जी की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जी की रचना है, जो कि एक नाटक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा कि उर्वशी
के लिए 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों उर्वशी एक नाटक था जिसके लिए 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? आपके सामने 4 विकल्प ये रहे। ए अज्ञेय जी, बी रसखान, सी विशाखा दत्त और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो जो उर्वशी है ये किसकी रचना है? उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिसके लिए दिनकर जी को 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इस प्रकार से हम देखेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? आपके पास 4 आपके विकल्प ये रहे। सितंबर 1950, बी अक्टूबर 1948, सी दिसंबर 1950 और डी नवंबर 1949। तो दोस्तों आपका कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 14 सितंबर 1950 जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आइए हम इसको एक नोट के जरिए जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1950 को संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1950 को संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया। अब हम अपने 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कीर शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। जो कीर है वह किसका पर्यायवाची शब्द है? इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। मैना, तोता, हिरण और सिंह। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तोता, क्योंकि दोस्तों जो कीर जो होता है वह आपके तोता का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? ये आपके तोता का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए तोता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो गीदड़ है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? जो गीदड़ है एक पुल्लिंग है, तो इसके लिए आपके 4 विकल्प आपके सामने इस प्रकार से हैं कुछ, गीदड़, गीदड़िया, गीदड़ी और गीदड़ेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो गीदड़ का जो गीदड़ी जो हो जाएगा, गीदड़ी, ध्यान दीजिए, गीदड़ का गीदड़ी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है कि गीदड़ का गीदड़ी जो है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया था? दोस्तों लोकायतन जो कृति है इसके लिए किसको पुरस्कार दिया गया था? आपके विकल्प हैं, केदारनाथ जी को दिया गया, लल्लू लाल को दिया गया, रामविलास शर्मा जी को दिया गया या सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया। तो दोस्तों इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, कि पंत जी को लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। और एक कब? 1965 में 1965 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि के लिए, ध्यान दीजिएगा, के लिए किस कारक का चिन्ह है? जो के लिए यूज़ होता है इसका उपयोग कहाँ पर होता है? ये कौन सा कारक है? ये संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है? तो दोस्तों ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा? ये इसका यूज़ हम संप्रदान कारक, इसका सही आंसर है संप्रदान कारक आपका सही आंसर है कि संप्रदान कारक जहाँ पर होता है वहाँ पर के लिए वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि 20 को, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि के लिए कहाँ पर यूज़ होता है, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि को किस कारक का चिन्ह है, यानी को जहाँ पर इस्तेमाल होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर कर्म कारक होता है, अपादान कारक होता है, कर्ता कारक होता है या संबंध कारक होता है? वहाँ पर आपका कौन सा कारक होता है? अपादान कारक, कर्ता कारक या संबंध कारक? तो दोस्तों इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका कर्म कारक, कि जो को है वो कर्म कारक है, कर्म कारक आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा
कि बहादुर किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों बहादुर किस भाषा का शब्द है। जो बहादुर है आपका, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प इस तरीके से दिए गए हैं, हिंदी, तुर्की, उर्दू और फ़ारसी। तो ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों। जो आपका बहादुर है वह तुर्की भाषा का शब्द है। जो बहादुर है वह आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको। हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन 22 ये रहा कि मैंने पत्र लिख दिया है में कौन सी क्रिया है। दोस्तों मैंने पत्र लिख दिया है में कौन सी क्रिया है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको क्रिया इसमें चुनना है। तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सहायक क्रिया। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें क्रिया चुनने का, इसमें आपने देखा है कि मैंने पत्र लिख दिया है, इसमें कई बातें एक साथ हैं, तो इसलिए इसमें संयुक्त क्रिया जो है आपका हो जाएगा और संयुक्त क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अब हम अपने सवाल नंबर 23 पर चलते हैं। सवाल नंबर 23 आपके सामने ये रहा कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है दोस्तों वह सममात्रिक छंद होता है, और सममात्रिक छंद में दोस्तों पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं होती हैं वो एक सी होती हैं और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं एक सी होती हैं। तो दोस्तों दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, आइए हम जानते हैं। इसमें आपकी 11-11 होती हैं, 14-14 होती हैं, 13-13 होती हैं, फिर 12-12 होती हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर वह हो जाएगा कि दोहे के पहले चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। और हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 24 पर। तो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बात की दोहे के बारे में, तो जो दोहा होता है दोस्तों, दोहे का उल्टा क्या होता है। आपके पास विकल्प हैं सोरठा, छंद, रोला, चौपाई। तो दोस्तों ये दोहे का जो उल्टा होता है वह आपका सोरठा होता है, क्योंकि सोरठा जो होता है इसमें पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं और तीसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से जो आपका दोहा होता है वह सोरठा जो होता है वह आपका दोहे का उल्टा होता है। तो जो आंसर नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 आपके सामने इस प्रकार से रहा कि 2023 का ब्याह सम्मान किसे दिया गया। दो 2023 का ब्याह सम्मान किसे दिया गया। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ए पुष्पा भारती, बी सुनीता जैन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी ज्ञान चतुर्वेदी। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पुष्पा भारती की 2023 का जो ब्याह सम्मान दिया गया वो पुष्पा भारती जी को दिया गया। पुष्पा भारती जी को दिया गया और इसके लिए पुष्पा भारती जी को कौन सी रचना के लिए दिया गया। इनकी रचना थी यादें 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 के लिए पुष्पा भारती जी को 2023 का ब्याह सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों जो ब्याह सम्मान जो आपका होता है ये 4 लाख रुपए की धनराशि होती है जो सम्मान के तौर पर प्रदान की जाती है। फिर हम बात करते हैं कि 2022 का ब्याह सम्मान किसको दिया गया। हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 26 पर कि 2022 का ब्याह सम्मान किसे दिया गया। तो दोस्तों 2022 का ब्याह सम्मान आपका किसे प्रदान किया गया। आपके पास विकल्प हैं ए पुष्पा भारती, बी सुनीता जैन, सी कृष्णा सोबती और डी ज्ञान चतुर्वेदी। तो दोस्तों 2022 का जो आपका ब्याह सम्मान था वो किसको प्रदान किया गया, तो वह आपके ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया था इनकी रचना पागलखाने के लिए। इनकी रचना है पागलखाना, जिसके लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को ब्याह सम्मान प्रदान किया गया था। इसलिए आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प उचित है। विग्रह की दृष्टि से विकल्प में से कौन सा विकल्प उचित है। आपके पास 4 विकल्प हैं, वन में वास, पृथ्वी में फसल, देश पर निकाला और घर में बाहर। इसमें आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो आपका जो वन में वास है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका हो जाएगा पृथ्वी में फसल। तो जो फसल होती है वो पृथ्वी में नहीं पृथ्वी पर होती है। फिर जो देश पर निकाला होता है, निकाला देश पर नहीं देश से निकाला होता है।
देश से निकाला होता है, और जो घर में बाहर नहीं दोस्तों, घर से बाहर होता है, घर से बाहर। तो इस प्रकार से ये तीनों गलत हो जाएंगे और ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मनोबल में कौन सी संधि है दोस्तों। तो इसकी कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं। ए दीर्घ संधि, बी अयादि संधि, सी स्वर संधि या डी विसर्ग संधि। तो आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मनोबल में आपके पास विसर्ग संधि इसमें प्रयुक्त होती है। मनोबल में विसर्ग संधि है दोस्तों, तो इसलिए अब विसर्ग संधि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अपने सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई में कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो श्लेष अलंकार है, इसलिए आप इसको करेक्ट करेंगे। हम सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका ये रहा कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों बात करते हैं कि उपमेय या उपमान की। दोस्तों उपमा जो होती है वो किसी के सम्मान में की जाती है, और उपमेय में अगर उपमान की संभावना की व्यक्त की जाती है दोस्तों, वहाँ पर उसके प्रतिरोध की बात की जाती है, उसके विरोध की बात की जाती है। तो इसलिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 31 पर। सवाल नंबर 31 हो जाएगा आपका है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों जहाँ काम ना किया जा रहा हो मगर वहाँ काम होने की संभावना हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। आपके सामने चारों विकल्प आपके ये रहे, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, निर्दर्शना अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार, क्योंकि जहाँ पर काम करने की संभावना हो मगर काम ना किया गया हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भक्तिकालीन कवि हैं। तो भक्तिकालीन कवि दोस्तों कौन से हो जाएंगे। आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, केशवदास, अमीर खुसरो, बिहारी और रसखान। तो आपके ये 4 विकल्प हैं। तो 4 विकल्पों में से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों जो रसखान जो हैं ये आपके भक्तिकालीन कवि हैं। जो रसखान हैं ये आपके भक्तिकालीन कवि हैं। इसके अलावा जो बिहारी हैं और केशवदास हैं और अमीर खुसरो हैं ये दोस्तों आपके भक्तिकालीन कवि नहीं, ये आपके रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं दोस्तों, ये आपके रीतिकाल के कवि हैं। और जो भक्तिकाल के कवि हैं या सिर्फ रसखान हैं आपके भक्तिकाल के। तो इसका आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 33 पर। तो सवाल नंबर 33 आपके सामने ये रहा कि हरि गीतिका के पदों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों हरि गीतिका, सोरठा, रोला, छंद, चौपाई, कुंडलियाँ ये सभी मात्राओं से जुड़े होते हैं दोस्तों। इसमें सभी में मात्राओं की गिनती होती है। तो दोस्तों हरि गीतिका जो होती है इसके पदों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपके विकल्प ये रहे, आपका आंसर है 24-24, 28-28, 16-16 और 26-26। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28-28, कि इसमें जो 28-28 जो होती हैं ये इसमें होती हैं हरि गीतिका में, इसीलिए आपका आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं सवाल नंबर 34 पर। 34 आपके सामने ये रहा कि सागर के उर पर नाच नाच करती है में अलंकार कौन सा है। दोस्तों सागर की बात की जा रही है कि सागर के उर पर, उर का मतलब होता है दोस्तों सागर के तट पर। अब उर पर नाच नाच करती है में अलंकार कौन सा होता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि विभावना, इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा। इसमें आपका विभावना अलंकार है या प्रतीक्षा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है या आपका मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों सागर के उर पर नाच नाच करती हैं, इसमें दोस्तों आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पर नाच नाच से तात्पर्य लहरों के नाच अर्थात उनके उग्र रूप में सागर के तट पर
की गई उनकी हलचल को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। दोस्तों यहाँ पर नाच नाच का मतलब यानी पहले नाच का मतलब है यहाँ पर कि सागर का तट, और दूसरे नाच का मतलब है यहाँ पर कि उग्र रूप में जो लहरें नाच करती हैं, लहरों की उथल पुथल को लहरों का नाचना बताया गया है, इसीलिए सागर के उर पर नाच नाच करती हैं में अलंकार आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। तो इस हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, आपका सवाल नंबर 35 आपके सामने ये रहा कि चाकू किस भाषा का शब्द है। दोस्तों चाकू आपका किस भाषा का शब्द हो जाएगा, आपके सामने आपके विकल्प ये रहे कि उर्दू, तुर्की, पुर्तगाल या अरबी। तो दोस्तों चाकू आपका किस भाषा का शब्द है। जो चाकू है दोस्तों, चाकू आपका तुर्की भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा कि दोस्तों 36 क्वेश्चन आपके सामने क्या है। उससे पहले हम इसका कुछ नोट डाउन देख लेते हैं कि आपका जो शब्द, जो वाक्य आपके किस भाषा से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा सरकार, सरदार, हिंदी, ये सभी बातें जो हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके फ़ारसी भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गमला, अलमारी, काजू, इलायची, पुर्तगाली, ये सभी दोस्तों पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद बहादुर, दरोगा, तोप, लाश, ये सभी दोस्तों कैसे हैं, ये सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। ये सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं, आप इनको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की। तो चलिए हम 36 क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या नाभादास। तो दोस्तों जो आपका 36 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, यानी जो वल्लभाचार्य जी जो थे वह सूरदास जी के गुरु जी थे। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 37 नंबर का सवाल आपके सामने दोस्तों ये रहा कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, चलिए इसके आपको विकल्प दिखाते हैं। इसके विकल्प आपके पास हैं धर्मवीर भारती, पंत जी, माखनलाल चतुर्वेदी या मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसके जो हंस पत्रिका के संपादक थे वो कौन थे। दोस्तों हंस जो पत्रिका थी इसका संपादन करते थे मुंशी प्रेमचंद। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दोस्तों बर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध इसमें चयन करना है। तो आपके सामने 4 विकल्प आपके ये रहे कि संग्रहित, अंतर्गत, रामचंद्र या परलौकिक। तो दोस्तों इसमें से आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम पहले पर बात करते हैं कि संग्रहित। दोस्तों संग्रहित आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है। संग्रहित में जो आपका नीचे गा लगा है दोस्तों, ये इस तरीके का लगाया जाता है। हम इस तरीके से संग्रहित को लिखते हैं। फिर दूसरे की हम बात करते हैं रामचंद्र। दोस्तों रामचंद्र की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फिर अंतर्गत में दोस्तों ये रा बीच में ना लगकर ये ऊपर इस तरीके से लगता है। फिर हम पारलौकिक की बात करते हैं कि दोस्तों ये परलौकिक नहीं है, पारलौकिक होता है। ये परलौकिक नहीं, पारलौकिक होता है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। हम चलते हैं सवाल नंबर 39 पर। तो दोस्तों 39 नंबर का सवाल आपका ये रहा कि जो शब्द किसी विशेषता की विशेषता बताएं उसे क्या कहेंगे। यानी दोस्तों जो शब्द किसी विशेषता की विशेषता बताए, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि यह फल मीठा है, तो दोस्तों ये फल की विशेषता होगी कि फल कैसा है, मीठा है। फिर अगर हम कह दें कि यह फल बहुत ज़्यादा मीठा है, तो दोस्तों यह फल बहुत मीठा है। तो यानी मीठे की भी जो विशेषता बताए उसको प्राविशेषण कहते हैं। तो आपके सामने आपके विकल्प इस तरीके से हैं, क्रिया विशेषण, प्राविशेषण, सार्वनामिक विशेषण और विशेष विशेषण। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा प्राविशेषण की, यानी विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्राविशेषण कहते हैं। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 40 पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 40 आपके सामने ये रहा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपके विकल्प आपके सामने ये रहे टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणियों या टिप्पणी।
तो दोस्तों इसमें से आप सही विकल्प का चयन करेंगे। तो टिप्पणी कैसे लिखा जाता है, टिप्पणी के लिए इसके पास आपके पास 4 विकल्प हैं। तो आपका सही आंसर होगा उसका आप सही आंसर आप दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टिप्पणी। क्योंकि टिप्पणी जो होता है वो टा में छोटी की पाई, आधा पा और अड़ा में बड़ी की पाई, इस तरीके से हम टिप्पणी लिखते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आर ओ एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टेली क्लासेस बाय राठौर सर को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सेशंस को, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी दोस्त इन वीडियोस का लाभ उठा सकें।